हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर एल, सी और आर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं तो सी स्क्वायर एल आर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। देखो, दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, एक हार्ड वर्क वाले और एक स्मार्ट वर्क वाले। जो हार्ड वर्क वाले होंगे वो सी की डायमेंशन लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, एल की लिखेंगे और आर की लिखेंगे, फर्दर मर्ज करेंगे, तब आंसर पे पहुंचेंगे। लेकिन आप अगर स्मार्ट वर्क कर रहे हो, मेरे साथ जुड़े हुए हो पिछले कुछ दिनों से, तो आपको पता होगा कि अगर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की डायमेंशन का हम रेशियो लिखते हैं तो वो हमें टी की डायमेंशन के इक्वल मिलता है। एक तो बात ये पता हो, आपको नहीं पता है तो आप अब लिख लो अपनी नोटबुक में। और सेकंड, आपको पॉइंट ये पता हो कि अगर हम स्क्वायर रूट में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की डायमेंशन लिखते हैं तब भी वो हमें टी की डायमेंशन देती है। ये दो बातें आप ये समझ लो रामबाण है, क्योंकि इनसे इंडिविजुअल भी क्वेश्चन बनेंगे और जिस तरह से ये क्वेश्चन है इस तरह से भी रिप्रेजेंट करा जाएगा। अब देखो, ये दोनों बातें आपको पता थी, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो लिखा है फॉर्मेट क्या है, सी स्क्वायर एल आर। इसमें अब देखो, ये आपको क्वेश्चन आया, आपको एल से डिवाइड कर गुणा कर देना है और एल से डिवाइड कर देना है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ऊपर हमारा ये एल और एल एल स्क्वायर बना देगा, मतलब ऊपर हमें मिल जाएगा सी स्क्वायर एल स्क्वायर और इधर मिल जाएगा आर अपॉन एल। अब देखो, इसकी भी डायमेंशन हमें पता है और इसकी भी पता है। कैसे? अब हमें अंडर रूट एल सी की पता है, कितनी होती है टी। अगर इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो एल सी हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, वो टी स्क्वायर देगा। एक बार और स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर सी स्क्वायर हमें क्या दे देगा, टी की पावर 4। यानी कि इसकी जगह पे हम टी की पावर 4 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। इनटू, अगर एल बटे आर हमारा टी होता है तो उसका रेसिप्रोकल है, अगर आर बटे एल है तो हमारा 1 बटे टी हो जाएगा। अब देखो, टी से टी कट गया तो टी क्यूब बचा। कौन से ऑप्शन में टी क्यूब दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बी ऑप्शन मेरा राइट हो गया, जिसमें हमें टी क्यूब डायमेंशन दिख रही है और सभी पे 0 है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बिलीव मी। अब आपको क्या चूज़ करना है, कौन सी कैटेगरी में जाना है, हार्ड वर्क वाला बनना है या स्मार्ट वर्क वाला। देखो, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट के सारे ही वीडियोज़ से अच्छे से गो थ्रू हो जाते हो एग्ज़ाम तक, तो गारंटी से आप स्मार्ट वर्क वाली कैटेगरी में आ जाओगे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको बता रहा हूँ, जो अप्रोच आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करनी है। तो अगर आपको परफॉर्मर बनना है तो फिर इन वीडियोज़ को अच्छे से देखना ही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी दिशाओं में वी वेग से कई गोलियां दागी गई हैं। जैसे वो आपने रोबोट मूवी देखी होगी, तो वो रजनीकांत होता है, वो चारों डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ढिक चिक करता है। तो मतलब एक सभी दिशाओं का मतलब यही है, कहने का मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि एक सर्कल बनेगा, तो वह एरिया बताना है जिस पर ये गोलियां फैल जाएं। तो वो कौन सा एरिया होगा? अब वो या तो रजनीकांत से पूछो जाके या फिर कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के लिए आपको दो बातें पता हों कि सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर होता है रेडियस, उस वृत्त की त्रिज्या। अब बस देखो, क्वेश्चन आपने ये पढ़ा, पढ़ते ही आपको ये हिट हो गया दिमाग में। ये हिट कब होगा? प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस कराने के लिए मैं हूँ। अब कुछ नहीं करना है, आर हमें मैक्सिमम चाहिए। आर क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। और आर मैक्सिमम क्या होता है? वी स्क्वायर बटे जी। क्या होता है? वी स्क्वायर बटे जी ही तो होता है आर मैक्सिमम। चलो करते हैं। अब हमने पाई की वैल्यू रखी, पाई आर मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम क्या होता है? वी स्क्वायर बटे जी, और उसका भी स्क्वायर करना है तो वी की पावर 4 बटे जी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, पाई पे स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, पाई चलो पाई पे स्क्वायर है, ये कट गया, पाई पे स्क्वायर है, ये कट गया, दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब वी स्क्वायर बटे जी तो केवल आर मैक्सिमम का होता है, लेकिन हमें आर का भी स्क्वायर करना था, तो बी ऑप्शन है, ये राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखो आएगा, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सभी जो मैं करा रहा हूँ, मैं जो छोटा वीडियो बनाता हूँ स्पेशली, अगर 20 मिनट या 20 मिनट के अबव रहता है वीडियो तो फिर वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बट जो मैं छोटे वीडियोज़ लाता हूँ, ये वो चीज़ें लाता हूँ, वो नगमे होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में आपका टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। मतलब जो नॉर्मली चीज़ें जो सभी कर लेगा, हर बच्चा कर लेगा, लेकिन जहाँ पे आप रुक सकते हो, जिन एरियाज़ में आप, जिन जोन में आप स्किप करने की ज़रूरत हो सकती थी, अगर ये मेरे छोटे वीडियोज़ आप अच्छे से सभी देख लेते हो, जिनको मैं छोटा रिचार्ज नाम दे देता हूँ, कई बार कुछ और नाम दे देता हूँ, तो इनको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो गारंटी से बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आपको मज़ा आ जाने वाला है। माना ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस की nth पावर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। सन के चारों ओर आर रेडियस की सर्कुलर पथ में टाइम जो परिक्रमण कर रहा है किसी ग्रह का जो टाइम पीरियड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहले तो मैं एक बात बता दूं कि अगर इस क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस एग्जाम से पहले नहीं करी है तो आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। इतना कर पाओगे, वहाँ पे बैठ के सोचोगे केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है, क्योंकि यही चीज़ें जो उस जितना आपने पढ़ा है कि उसका टाइम पीरियड अर्घ दीर्घाच के तृतीय घात के, बस वही लाइन याद आएगी, फिर सोचोगे यार टी बटे 2 3 कहीं दिख नहीं रहा, क्या करूँ। तो भाई ये क्वेश्चन का उस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमें फोर्स की बात करी गई है तो फोर्स को इंक्लूड करना है, ऐसा फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके बाद सर्कल में जाना है। देखो अब देखो ऐसे इसको कैसे करना है बड़ा इजी, लेकिन अगर एग्जाम से पहले नहीं किया है तो फिर आपके लिए टफ हो सकता है। और इसको आप पॉज करके खुद से करो और ज़रूर बताना कि कितने ऐसे थे परिंदे जो अपने खुद इसको कर पाए थे।
मैं जानना चाहता हूँ। तो देखो फोर्स क्या होता है, F बराबर होता है जी, बड़ा वाला जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m छोटा m बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से हम देखें तो आर स्क्वायर ना कर देना यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि दूरी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उन्होंने कहा nth पावर के, यानी कि यहाँ पे आर की पावर n करना है। ठीक है, वही तो n पूरा तख्ता पलट करेगा अभी। अब देखो यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, फोर्स से हम टाइम पीरियड कैसे ला सकते हैं, सर्कुलर पथ में परिक्रमण कर रहा है तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी कुछ होगी, मतलब हम फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर। फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो है एंगुलर अगर सर्कुलर पाथ पे कर रहा है तो आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हमने भैया चलो ये भी कर दिया, ये एम से एम कट हुआ। अब ये बताओ आर ये इधर आया, आर हमारा इधर आया तो आर की पावर एन प्लस गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं, तो नीचे आर की पावर एन प्लस वन बन गया। मेरी बातों पे ध्यान जरा देते रहना, ऊपर चलो छोड़ते हैं, नीचे क्या हो गया, आर की पावर एन प्लस वन। ओमेगा को हम 2 पाई बटे टी लिख सकते हैं, 2 पाई तो कांस्टेंट है, बटे टी का मतलब टाइम पीरियड, और उसका स्क्वायर है इसका, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमें एक चीज़ यहाँ से दिखने लगी सीधा सीधा, क्या कि टी का स्क्वायर जो है वो आर की पावर एन प्लस वन, ये आर की पावर एन नहीं है, ये आर इधर ये वाला भी आर आएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो आर की पावर एन प्लस वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखने लगा। हमें इस कैलकुलेशन से टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखने लगा आर की पावर एन प्लस वन से, दिखने लगा कि नहीं। अब एक बात बताओ, अब हमें यही तो चाहिए था, अब तो आंसर मेरे सामने लिखा है, अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर बटे में 2 आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये इधर का कट्टम काट आपको ना समझ में आया हो, लेकिन आप अगर लक्ष्य एयरफोर्स के पुराने स्टूडेंट हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को मुझे याद आ रहा है कि मैंने 2 महीने पहले शायद एक बार कराया था, एक बार फिर से अगर देखो फिर से क्या मैं इसको कराऊं, आप लोग रिवाइज करके देख लेना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये देखने को मिल सकता है आपको। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुतों को रटा हुआ होता है तो रटने की नीड नहीं है, अब अगर रटा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट सीन नहीं, आप जैसे कोई मूवी गाना शूट होता है तो उसका BTS रिलीज़ होते हैं, बिहाइंड द सीन, वो देख लेते हो तो बड़ा मज़ा आता है कि वो सॉन्ग मतलब कैसे उसको रिलीज़ करा गया, क्या है, तो वो तो आपको पता होगी आंसर क्या है, लेकिन उसका BTS भी आना बहुत जरूरी है। अगर AL जिसका एटॉमिक मास 27 है उसके नाभिक की रेडियस का इवैल्यूएशन करा गया तो 3.6 फर्मी आया। तो इसी तरह से TE जिसका जो एटॉमिक मास है वो 125 है और एटॉमिक नंबर 52 है, तो उसकी नाभिक का उसकी न्यूक्लियस का रेडियस का इवैल्यूएशन करा जाएगा तो अप्रॉक्स कितना आएगा। तो देखो आपको क्या एक देखो इसको पहले खुद से ट्राई जरूर कर लेना, पॉज करके खुद से करना है, इससे आप देखो इसका इवैल्यूएशन रेडियस का बाद में होगा, पहले अपने आप का इवैल्यूएशन कर लो कि आप कितने पानी में हो। तो देखो आपका एक रिलेशन होता है, जो नाभिक है उसकी रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक मास के, उस एटम का जो मास होता है उसकी 1/3 पावर के, यानी कि उसके क्यूब रूट के। क्यूब रूट को भी हम 1/3, जैसे स्क्वायर रूट होता है, जैसे एक्स पे स्क्वायर रूट है तो रूट हटाएंगे तो उसकी पावर आधी हो जाती है। सिमिलरली अगर क्यूब रूट है यहाँ पे क्यूब रूट एक्स पे, तो उसकी पावर हटाएंगे तो पावर 1/3 आ जाएगी, ये होता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। अब आप एक बात बताओ, आप देखो इसको मैं कट करके डायरेक्ट, आपको रिलेशन पता ही है, तो अगर हम रेडियस का रेशियो लिखना चाहें RAL का, और उसको R1 ले लेते हैं और इसको R2 ले लेते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, A1 बटे, क्योंकि A1 उनके एटॉमिक मास के 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को। चलो हमने लिख लिया। अब R1 कितना था, 3.6 लिखा, बटे R2 ये हमें फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना होता है उसको x मान लेते हैं, या आप z मान लो, k मान लो, कुछ भी मान लो। A1 इसका एटॉमिक मास कितना है, 27 लिखा, और एग्जाम का डेटा ऐसा होता है जो एक दूसरे के लिए बना होता है, मतलब 27 और 125 को देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि उसको डर खत्म करने के लिए ये पावर लगी तो है। अब 1/3 का मतलब उसका क्यूब रूट लेना है, तो 27 का क्यूब रूट ईजिली लिया जा सकता है, कितना आता है 3, 125 का कितना आता है 5। तो इस पूरी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 3.6 बटे x, उधर कितना बचा, ऊपर 3 बचा और नीचे बचा 5। अब देखो आपका आंसर आपकी नज़रों के सामने है, अब थोड़ी नज़रें आप चलाओ और देखो क्या आंसर हो सकता है। अब आपको फर्दर कैलकुलेट नहीं करना है। अब देखो अगर करना भी चाहो तो चलो इसको मैं कट कर लेता हूँ, इसको 12 से ये पूरा कट हो जाएगा तो 1.2 आएगा। ठीक है, 1.2 डेसिमल ख़त्म किया तो नीचे 10 से कर दिया तो ये 2 से कट गया, तो पूरा पूरा यार ये 6 से कट गया, यानी कि 6 फर्मी, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एम मास का एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर चक्कर लगा रहा है। अगर अर्थ की रेडियस r है, g उसका एक्सेलरेशन है, तो फिर उस सैटेलाइट की जो ऑर्बिट वेलोसिटी है वो क्या होगी, कक्षीय चाल, ऑर्बिट वेलोसिटी। ठीक है, तो ऑर्बिट वेलोसिटी जो होती है VO कक्षीय चाल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, GM/r + h। ठीक है, अगर हाइट भी दी है r + h, इसका स्क्वायर रूट।
ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जी एम कहीं दिख नहीं रहा है, एम का है मास का अर्थ, अर्थ का मास, ठीक है, तो ये तो कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन एक बात और, जो जी एम होता है, जी एम ई जो होता है वो जी आर ई के स्क्वायर, जी आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आप याद रखना। अगर जी और जी में कभी भी रिलेशन भी निकालना है तो आप इससे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर होता है, तो जी एम ई को हम रिप्लेस करते सकते हैं जी आर ई स्क्वायर से। तो अब आपको दिख रहा है डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि जी एम को हमने जी एम ई को जी आर स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। और एक बात और बहुत पूछे जाने वाली एक बात, कि जो ऑर्बिट वेलोसिटी होती है और जो एस्केप वेलोसिटी होती है, कक्षीय चाल और पलायन वेग, इनमें क्या डिफरेंस होता है कि अगर हम ऑर्बिट वेलोसिटी में √2 से गुणा कर दें, तो √2 से अगर गुणा कर दें ऑर्बिट वेलोसिटी में, तो वो एस्केप वेलोसिटी बन जाती है, वो पलायन वेग बन जाता है, ठीक है। अगर हम कक्षीय वेग में √2 से गुणा कर दें तो फिर मेरा वो पलायन वेग समझते हो, एस्केप। मतलब एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि अगर एक 10 किलो का पिंड है और एक 20 किलो का पिंड है, तो अगर इसके लिए वेलोसिटी जो है पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसके लिए कितना होगा। तो पलायन वेग जो होता है वो उसके वेट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम इस वेलोसिटी से फेंकेंगे तो इसको भी अगर इतनी ही वेलोसिटी दे देंगे तो वो भी एस्केप कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें, क्योंकि मास पे इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि पलायन वेग जो होता है वो मास की पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास पे इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा ऑप्शन भी अगर है तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसी सरल लोलक का गोलक पानी में आवर्त, देखो इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लो, पॉज करके अभी पढ़ लो, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होगा, या तो बॉब का, वो उसका जो बॉब होगा पेंडुलम का, उसका डेंसिटी पूछ सकता है, जो कि मैंने येलो से आज लिखने की कोशिश भी करी है, इसमें आपको दिख रहा होगा सेम क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या है कि अब देखो दोनों क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, फिर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन की। आपने ये जरूर देखा होगा अभी ना, अब तक आपने ये क्वेश्चन, अब देखो मैं पहले इसको करा दूं जो मैंने लिया है, फिर मैं क्लियर करा दूंगा अभी बिल्कुल। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, आपने पढ़ लिया होगा कि पानी में जो टाइम पीरियड टी था और वैक्यूम में T0 था, तो फिर उनका रिलेशन बताना है कि टी और T0 में कौन सा रिलेशन है। अब एक बात बताओ आप लोग कि आप, अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा कि कैसे अपथ्रस्ट फोर्स से कैसे वो वेरी करके क्या होगा, वो मैं फंडा में नहीं जाने वाला। मैं सीधा आपको क्या लिखना है, टी यानी कि उसका बटे टी वैक्यूम का टाइम पीरियड। एक बात बताओ, इतना तो आपको पता ही होगा कि जो टाइम पीरियड होता है वो ग्रेविटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ग्रेविटी अपथ्रस्ट से किस तरह से वेरी करेगी वो पूरा कैलकुलेशन हो सकता है, आपको दिख भी रहा हो स्क्रीन पे, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा। बाकी आपको क्या लिखना है इस क्वेश्चन के लिए, ट्रिक सीधी सी ट्रिक है, 1 माइनस वाटर का डेंसिटी लिखना ऊपर और बॉब का डेंसिटी यानी कि उस गोलक का डेंसिटी लिखना नीचे, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। जो दूसरा क्वेश्चन है केवल इस इतने ही से उड़ा दोगे आप लोग। अब इसको चाहे ट्रिक कह लो या फिर इसको कैसे सॉल्व करके हमने लिखा, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, अब देखो टी बटे वो कितना है T0 इज इक्वल टू 1 माइनस, 2 मिनट भी नहीं, दो मतलब 10 सेकंड में कर लोगे अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है। अब वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1, और इससे मत परेशान होना कि 1000 किलोग्राम किलोग्राम में दिया हुआ है, क्योंकि वो डिवाइड करेंगे तो कट ही जाएगा। 1 गुणा 10 की पावर 3 भी लिख दें तो क्या दिक्कत है, क्योंकि नीचे भी हमें 4/3 गुणा 10 की पावर 3 लिखना है, तो 10 की पावर 3 से वो तो कट ही जाना है, यानी कि ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। और 1 माइनस 3/4 को हम 1/4 लिखेंगे फर्दर कैल, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 आएगा, तो इसके T/T0 बराबर 1/2 आ गया। तो हमारा सी वाला रिजल्ट अपने आप सही हो गया कि T इज इक्वल टू 2T, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे अगर T/T0 अगर ये है तो T0 हमारा 2T हो जाएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। पहले तो आप इसको कहीं लिख लेना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके साथ ही मैं आपको ये भी क्लियर करा दूँ, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन्होंने रिलेशन पहले ही दे दिया, T डैश जो है वो स्क्वायर रूट यहाँ पे सही कर लेना, ये √2T है, इसी डेटा के साथ क्वेश्चन आपको मिलेगा। इन्होंने क्या है कि पेंडुलम का जो बॉब है उसका डेंसिटी पूछा और वाटर का 1 है। अब इस क्वेश्चन में रिलेशन पहले ही दे दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में रिलेशन पूछा था, इसमें बॉब का हमें डेंसिटी बताना है। कोई बात नहीं, हमने आपको बताया T/T डैश जो लिखना है √1 माइनस वाटर का डेंसिटी बटे बॉब का डेंसिटी, ठीक है। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। मैं बहुत मेहनत करके बहुत एफर्ट लगा के आपके लिए वो चीज़ें लाता हूँ जो आपको मिनिमाइज़ करके चीज़ें लाता हूँ। अब देखो ये रिलेशन हमने लिखा, तो T'/T अगर यहाँ से लिखेंगे, अगर हम यहाँ से T/T डैश लिखेंगे, ये T डैश इधर लाएंगे तो वो 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√2 हमने लिख दिया, T/T डैश 1/√2। क्वेश्चन में गिवन थी कंडीशन उससे, 1 माइनस वाटर का डेंसिटी 1 दिया हुआ है, ठीक है, और होता भी है, बट इसका डेंसिटी बॉब का हम D मान लेते हैं जो हमें फाइंड करना है। अब देखो कैलकुलेशन, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो फिर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी कि इधर 1/2 बचेगा। 1/2 बराबर क्या मिल गया, 1 माइनस 1/D,
ठीक है। अगर ऑप्शन भी आप उठाओगे तो डी अगर वैल्यू 2 रखोगे तो वो हमारा सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्योंकि एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। या फिर इसको फर्दर कैलकुलेट भी करोगे तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि बॉब की डेंसिटी 2 आ जाएगी। इन दोनों क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा अगर पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट हुआ। मैंने कोशिश करी है पूरा समझाने की, लेकिन पूरा वो किस तरह से उत्प्लावन बल लग के और कैसे ये रिजल्ट आया है वो नहीं बता पाया, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन है। और बाकी एक बात और बताऊँ यार, अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये देखो, मैं एक बात बताऊँ, मैं सिंपली बता रहा हूँ, मतलब मैं कुछ छिपाता नहीं हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। जो लोग आप लोग कहते रहते हो कि ये ऐसे नहीं वैसे ऐसे डिजिटल बोर्ड फलाना ढिकाना, यार मुझे 1.5 GB डेटा मिलता है रोज़, उसमें अपनी भी पढ़ाई करनी होती है, मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं सबको बता चुका हूँ, ठीक है। हवा भाई बातें ज़्यादा करूँगा नहीं। और एक बात और कि जितना कहना सरल होता है, करना उससे कहीं ज़्यादा टफ होता है। मैं भी अगर मैं मतलब रिसोर्सेज होते तो मैं भी आज मतलब खुल के आ जाता। जो आप लोग इस तरह से दुखी कर देते हो कभी कभी कमेंट करके कि ये नहीं वो इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे हो, इंग्लिश में नहीं लिखते हो, कि यार मेरे पास यार कोई टाइपिस्ट बैठा है। मतलब जो करता हूँ खुद ही करता हूँ ना, मेरी कोई पूरी टीम है। आप देख लो जितने भी बड़े बड़े चैनल है पूरी उनकी टीम है, और टीम स्पिरिट क्या होता है ये आप भी समझते हो। तो अभी यार अकेला हूँ, कोई भी बिगिन करता है, कोई भी बिगिनर होता है, तो यार शुरुआत में प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। और एक बात और, अगर आप लोग मेरे काम को सपोर्ट करना चाहो तो जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इस पे आप 10, 20, 50, 100 तक की मदद मेरी कर सकते हो, जो चाहो। तो ये मत सोचना कि ये किसी तरह का प्रेशर है या कोई वो है। बस जो नहीं करेंगे मदद उनको भी इक्वल ही मेरा प्यार। लेकिन जो अगर कैपेबल हैं और चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और आगे कंटिन्यू रखता रहूं और अपने काम को इसी तरह से चला पाऊं, तो आप मेरी मदद अगर चाहो, जो लोग सक्षम हैं वो कर सकते हैं। बाकी जो नहीं करेंगे तब भी हम आते रहेंगे, इसी तरह से मिलते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। और इस एजुकेशन की फील्ड में जो रिवॉल्यूशन है वो तो लाना ही है एक दिन।